नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा मार्च 2025 में 12वीं कक्षा का लोक प्रशासन विषय का जो पेपर लिया गया है, आज के इस वीडियो में उसी को ही पूरी तरह से हल किया गया है। 80 नंबर का ये पेपर था और 15 पृष्ठ है प्रश्न पत्र में और 38 उसमें 38 प्रश्न दिए गए थे। इसके अलावा जो सामान्य निर्देश हैं, उन सामान्य निर्देशों में बहुत सारी बातें बताई होती हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। 21 से लेकर 29 तक के जो प्रश्न हैं वो अति लघुतरात्मक हैं और उनके उत्तर जो है वो 2 अंक के होंगे। इसी प्रकार 30 से लेकर 35 तक के जो प्रश्न हैं वो लघुतरात्मक है और उनके 50-60 या शब्दों में उत्तर देने हैं। ये 4 अंक के होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 4 अंक के हैं। और 36, 37 और 38 3 प्रश्न जो हैं वो निबंधात्मक है, जिनके उत्तर जो है लगभग 150 शब्दों में देने के लिए कहा गया है और ये 6 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरा आपको ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं। सेक्शन ए जो है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, उसमें पहले नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि किस देश में नाम मात्र की कार्यपालिका है। किस देश में नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है कि जिसे संविधान के अनुसार शक्तियां तो मिली होती हैं लेकिन वास्तव में वह उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन है ए पर भारत है, बी पर इंग्लैंड, सी पर दोनों और डी पर इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में जो भारत है और इंग्लैंड है, उन दोनों में नाम मात्र की कार्यपालिका है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और इंग्लैंड में जो रानी या वहाँ का महाराजा होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, दोनों है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में संवैधानिक दृष्टि से मुख्य कार्यपालिका कौन है। संविधान के अनुसार मुख्य कार्यपालिका कौन है। तो संविधान के अनुसार 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और स्पीकर। तो संवैधानिक दृष्टि से जो मुख्य कार्यपालिका है वो वास्तव में राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन ए इसका आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले कौन शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन है 4 प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति और डी राज्यपाल। तो भारत के जो मुख्य जब राष्ट्रपति हैं वो पद ग्रहण करने से पहले उन्होंने पद की शपथ लेनी पड़ती है और वो जो शपथ है वो वास्तव में मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संघीय व्यवस्था का संरक्षक है, रक्षा करने वाला है। ए पर राष्ट्रपति, बी पर संसद, सी पर प्रधानमंत्री और डी पर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका विकल्प जो है वो डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 5 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर 8 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो ऑप्शन जो है वो बी वाला सही है। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। तो ऑप्शन इसका बी आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान में शायद सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह कथन है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर और डी डिमॉर्क। तो ये वास्तव में जो कथन है वो बी आर अम्बेडकर का है, उन्होंने उसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में बजट कौन तैयार करता है। ए पर है गृह मंत्रालय, बी पर वित्त मंत्रालय, सी पर रक्षा मंत्रालय और डी पर संसद। तो भारत में जो बजट बनाने का जो काम है, तैयार करने का जो काम है वो वास्तव में वो वित्त मंत्रालय का है। तो विकल्प इसमें बी आएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ए पर प्रधानमंत्री, बी पर स्पीकर, सी पर राष्ट्रपति और डी पर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो वास्तव में नियुक्ति है संविधान के अनुसार, जिसे नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है, वो राष्ट्रपति है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, वास्तविक प्रारूप में लोक निगम का जन्म किस वर्ष माना जाता है। वास्तविक प्रारूप में लोक निगम का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो ऑप्शन है 1909 में, 1947, सी पर 1855 और डी पर है 1927। तो वास्तव में जो है असली रूप में जो जन्म है वो डी इसका ऑप्शन है। 1927 पहली बार जो लोक निगम था वो BBC था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो 1927 डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत कब से प्रचलित है। योग्यता का सिद्धांत कब से प्रचलित है।
तो 1854 में मकाले समिति की स्थापना हुई थी और समिति ने ही पहली बार सिविल सेवाओं में योग्यता के सिद्धांत की वकालत की थी और उसके बाद ये जो सिद्धांत है 1855 से लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, 1855। प्रश्न नंबर 11 है, लोक सेवकों के दृष्टिकोण एवं मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा? तो प्रशिक्षण है ए पर, बी पर भर्ती, सी पर पद वर्गीकरण और डी पर पदोन्नति। तो उनके जो दृष्टिकोण को जो व्यापक या बदलने का जो काम है वास्तव में प्रशिक्षण करता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, अच्छी पदोन्नति का महत्व है। वेतन में वृद्धि, बी पर कार्यकुशलता में वृद्धि, सी पर सेवा सुरक्षा और डी पर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो बी है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है इससे। और 13 नंबर पर है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों या वाक्य में लिखने के लिए कहा गया है। तो 13 नंबर पर प्रश्न है कि भारत में बजट कौन पास करता है? तो भारत में जो बजट है वो भारत की संसद द्वारा पास किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, कानून लागू करने वाला सरकार का अंग क्या कहलाता है? लागू करने वाला जो अंग है वास्तव में वो कार्यपालिका है। प्रश्न नंबर 15 है, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी आवश्यक है? तो ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक है, तो 2 बैठकें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान वाले हैं। और 16वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, तो जो कार्यकाल है सर्वोच्च न्यायालय की वो 65 वर्ष का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 2 बार आ गया है, ऊपर भी था ये और नीचे भी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति खाली स्थान में आपने राष्ट्रपति भरना है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रश्न नंबर 18 है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है उसको हरियाणा में सरपंच कहते हैं। इसके बाद अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं 19 और 20। और 19 नंबर पर पूछा गया है, अभिकथन दे रखा है, ग्राम पंचायत नियमित रूप से मिलती है, ग्राम पंचायत नियमित रूप से मिलती है। कारण में दे रखा है, इसका मुख्य कार्य इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के विकास कार्यक्रम को लागू करना है, तो इसलिए नियमित रूप से मिलती है। तो हम इसका ऑप्शन ए कहेंगे, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 है, अभिकथन में दे रखा है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री संचार का माध्यम है। और कारण पर दे रखा है, प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख है इसलिए दोनों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सलाह का संचार का काम करता है। तो इसका भी जो ऑप्शन है वो वास्तव में ए आएगा, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की का सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद जो प्रश्न है खंड जो बी है, सेक्शन जो बी है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न का है, जो 21 से लेकर 29 तक के प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न है ये। तो प्रश्न नंबर 21 पर पूछा गया है कि वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में हम कहेंगे कि वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल बताइए। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इस पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसको लेखांकन और लेखा परीक्षण का अनुभव होता है। उसके बाद पूछा गया कार्यकाल, तो कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हिंदी में कहते हैं। तो कैग जो है छोटा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 साल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की जाती है। इनमें से जो आयु पहले पूरी हो जाती है उसे रिटायर कर दिया जाता है। अथवा करके दूसरा प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कोई 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे इस बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। दूसरा, संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करना। और तीसरा है, आकस्मिक निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करना। प्रश्न नंबर 23 है, अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया है, उनको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है,
लोक निगम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि लोक निगम की स्थापना संसद द्वारा एक विशेष कानून पास करके की जाती है। इस कानून में निगम के उद्देश्यों, शक्तियों और कार्यों का वर्णन होता है। दूसरे नंबर पर है कि लोक निगम की स्थापना व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों को करने के लिए की जाती है। तीसरा है लोक निगम को वित्तीय मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है, अर्थात वे अपनी लाभ हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और चौथा है लोक निगमों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, अर्थात इन पर किसी मंत्री का नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद अथवा करके दूसरा प्रश्न है लोक निगम के कोई दो उद्देश्य लिखिए। उद्देश्यों में हम पहले नंबर पर कह सकते हैं किसी औद्योगिक, व्यापारिक या किसी अन्य आर्थिक कार्य को करने के लिए, और दूसरा है किसी प्रदेश विशेष का बहुमुखी विकास करने के लिए। तो ये इसके उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 25 है, पूछा गया है कि भर्ती का क्या अर्थ है। तो भर्ती का अर्थ किसी पद के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्तियों को आकर्षित करना है, या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भर्ती का अर्थ किसी पद के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना है। प्रश्न नंबर 26 है, अप्रत्यक्ष भर्ती क्या होती है। तो अप्रत्यक्ष भर्ती या भीतरी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भर्ती उस भर्ती को कहते हैं जिसमें कर्मचारी पदोन्नति पाकर अपने से ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, या दूसरे शब्दों में रिक्त पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है जो संगठन में पहले से काम कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, प्रशिक्षण के दो प्रकारों के नाम बताइए। तो प्रशिक्षण कई प्रकार का होता है, उसमें हम पहले नंबर पर कह सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण, और दूसरा है प्रवेश पूर्व, सेवाकालीन और प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण। अथवा करके है दूसरा प्रश्न भी आप लिख सकते हैं, औपचारिक प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। औपचारिक पूछा गया है, तो औपचारिक प्रशिक्षण से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिसमें कर्मचारियों को किसी विद्यालय या कॉलेज में विभाग की कार्यप्रणाली और उसके कर्तव्यों से परिचित करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, भौगोलिक आधार पर विभाग कितने प्रकार के होते हैं। भौगोलिक आधार पर पूछा गया है। तो भौगोलिक आधार पर विभाग दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रधान कार्यालय, जो राज्य की राजधानी या उस पर हेडक्वार्टर पर स्थित होते हैं, और दूसरे होते हैं क्षेत्रीय कार्यालय, जो मुख्य कार्यालय से काफ़ी दूर पर होते हैं। दो प्रकार के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय। प्रश्न नंबर 29 है, विभाग की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो विभाग की पहली विशेषता हम कह सकते हैं कि विभाग किसी बड़े संगठन की एक इकाई होता है। दूसरा, विभाग मुख्य कार्यपालिका के एकदम नीचे होता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा, विभाग को जो लाभ होता है वह सरकार के पास जाता है, और जो हानि होती है उसकी भरपाई भी सरकार को ही करनी पड़ती है। खंड जो 6 है वो लघुतरात्मक प्रश्न वाला है, और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे 4 नंबर के हैं। 30 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि संघात्मक सरकार की 4 हानियां बताइए, या फिर अथवा करके दूसरा है संघवाद सरकार का क्या अर्थ है, इसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य एक संधि या समझौते के द्वारा कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार का गठन करते हैं, बाकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं, दोनों के बीच शक्तियां बटी होती हैं, शक्तियों का यह बंटवारा संविधान के अनुसार होता है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करता है। संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण या विशेषताएं पूछी गई हैं। तो पहला है उसका कि लिखित संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि इसमें संविधान लिखित होता है। संविधान लिखित इसलिए होता है क्योंकि इस प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती हैं, इसलिए शक्तियों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच कोई झगड़ा न हो, संविधान में उन शक्तियों को साफ साफ लिख दिया जाता है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं होता है, ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारें। यदि कोई सरकार संविधान से बाहर जाकर कोई काम करती है
या कोई कानून बनाती है तो ऐसे कानून को गैर कानूनी समझा जाता है। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। ऐसे मामले जिनका संबंध पूरे देश से होता है वे केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे मामले जिनका संबंध राज्यों से होता है वे राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। चौथा है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका। संघात्मक शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, अर्थात इस पर ना तो कार्यपालिका का नियंत्रण होता है और ना ही विधानपालिका का नियंत्रण होता है। पांचवा जो लक्षण है वो है दोहरी सरकार। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ दो प्रकार की सरकारें होती हैं। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है जबकि राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं। ये दोनों सरकारें अपने अपने मामलों में स्वतंत्र होती हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करता है। छठा जो लक्षण है वो है दो सदनीय विधानपालिका। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ विधानपालिका के दो सदन होते हैं। एक निचला सदन होता है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक ऊपरी सदन होता है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 31 है 31 है भारत में बजट पास करने की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में बजट को संसद द्वारा पास किए जाने से पहले निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है बजट को संसद में प्रस्तुत करना। परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री फरवरी के महीने में राष्ट्रपति के नाम पर बजट को लोकसभा में पेश करता है। बजट को दो भागों में पेश किया जाता है। पहला है वित्त मंत्री का बजट भाषण और ख है बजट अनुमान। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद बजट को राज्यसभा में रखा जाता है और इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा है सामान्य वाद विवाद। बजट पेश करने के लगभग एक सप्ताह बाद लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य वाद विवाद के लिए तारीख निश्चित करता है। इस समय संसद सदस्य खुलकर सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध करते हैं और जनता की कठिनाइयों के बारे में सरकार को अवगत करवाते हैं। यह सामान्य वाद विवाद 2-3 दिन तक चलता रहता है और इसके बाद अंत में वित्त मंत्री सभी सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर देता है। तीसरा है मांगों पर मतदान। सामान्य वाद विवाद के बाद अलग अलग मंत्रालयों की मांगों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए मतदान करवाया जाता है। मांगों पर मतदान का अधिकार केवल लोकसभा को ही दिया गया है। लोकसभा इन मांगों को कम तो कर सकती है लेकिन इनमें बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। मांगों को कम करने की विधि को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ये कटौती प्रस्ताव 3 रूपों में पेश किए जाते हैं। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव और तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। चौथा जो चरण है वो है विनियोग विधेयक पास करना। केवल मांगों को स्वीकार कर लेने से ही सरकार को सरकारी खजाने से धन खर्च करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। इसके लिए सरकार को लोकसभा में विनियोग विधेयक पेश करना पड़ता है। यह विधेयक संसद में मतदान हुई मांगों को कानूनी रूप देता है और उन कार्यों के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है। फिर अगला है 5वां वित्त विधेयक पेश करना। विनियोग विधेयक के पास होने से सरकार को धन खर्च करने का अधिकार तो मिल जाता है लेकिन इसमें यह नहीं बताया जाता है कि धन कहां से आएगा। इसके लिए वित्त विधेयक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें विभिन्न करों को लगाने और करों को बढ़ाने का प्रावधान होता है। वित्त विधेयक पर संसद में भारी बहस होती है और अंत में से पास कर दिया जाता है। छठा है राज्यसभा द्वारा पास करना। लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक को पास करने के बाद इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा को बजट के संबंध में सीमित अधिकार दिए गए हैं। वह बजट को 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के अंदर उसे अपनी सिफारिशें लोकसभा को भेजनी होती हैं, जिसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा पर निर्भर करता है। और 7वां है अंतिम है राष्ट्रपति की स्वीकृति। राज्यसभा द्वारा बजट को पास किए जाने के बाद बजट को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना केवल एक औपचारिकता होती है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है।
अथवा करके है दूसरा, संसद बजट पर किस प्रकार नियंत्रण करती है। तो संसद बजट पर अपनी 3 समितियों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित करती है। ये 3 समितियां हैं। पहला है उसमें लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। यह समिति इस बात की जांच करती है कि लेखों में जो राशि दिखाई गई है क्या उसे वैध तरीके से प्राप्त किया गया है, राशि को उन्हीं कामों पर खर्च किया गया है या नहीं जिनके लिए वह संसद द्वारा स्वीकार की गई थी, खर्च उसी अधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं जिसे खर्च करने की अनुमति दी गई थी, खर्च करते समय मितव्ययता का ध्यान रखा गया है या नहीं। यदि समिति को लगता है कि कोई गड़बड़ की गई है तो वह जांच से संबंधित किसी भी दस्तावेज को अपने पास मंगवा सकती है और किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। दूसरा है अनुमान समिति। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है। पहला है प्रशासन में मितव्ययता और कार्यकुशलता के लिए क्या नीति विकल्प हो सकते हैं। दूसरा है इस बात की जांच करना कि सरकारी नीति के अनुसार तैयार किए गए अनुमानों के लिए मौद्रिक प्रावधान सही ढंग से किए गए हैं या नहीं। और तीसरा है बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण का बेहतर ढंग सुझाना। तीसरी समिति है लोक उद्यमों पर समिति। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से लिए जाते हैं। यह समिति सरकारी उद्यमों के लेखों अकाउंट्स की जांच करती है। प्रश्न नंबर 32 है संघ लोक सेवा आयोग के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहले नंबर पर है कि केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना और सफल उम्मीदवारों की सरकार को सिफारिश करना। दूसरा है लोक सेवकों की पदोन्नति, तबादले और अनुशासन के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना। तीसरा है लोक सेवकों की पेंशन के दावे, क्षतिपूर्ति के दावे के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना। और चौथा है लोक सेवकों के स्थानांतरण, ट्रांसफर संबंधी नीति के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना। पांचवा है अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी के किसी अपराध में लिप्त पाए जाने पर पद से हटाने की सलाह केंद्र सरकार को देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 है लोक निगम की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लोक निगम की पहली विशेषता में हम कह सकते हैं कि लोक निगम की स्थापना संसद द्वारा एक विशेष कानून पास करके की जाती है। इस कानून में निगम के उद्देश्यों, शक्तियों और कार्यों का वर्णन होता है। दूसरा है लोक निगम की स्थापना व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों को करने के लिए की जाती है। तीसरा है लोक निगम को वित्तीय मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है, अर्थात ये अपनी लाभ हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। चौथा है लोक निगम को प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, अर्थात इन पर किसी मंत्री का नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में स्वतंत्र होते हैं। पांचवा है लोक निगम को जो उद्योग या व्यापार सौंपा जाता है उसमें उसका एकाधिकार होता है, इसलिए उसकी किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम का जीवन बीमा पर एकाधिकार है। सातवां है लोक निगम का अलग कानूनी अस्तित्व होता है, अर्थात इन पर मुकदमा दायर किया जा सकता है और लोक निगम भी दूसरों पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 है प्रशिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों के काम करने के ढंग में स्पष्टता पैदा करना। दूसरा है कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना ताकि वे बदलती परिस्थितियों के अनुसार काम कर सकें। तीसरा है कर्मचारियों में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की जानकारी पैदा करना। और चौथा है कर्मचारियों को व्यावसायिक शिक्षा देना ताकि वे उच्च पदों को संभालने के योग्य बन सके। और पांचवा है कर्मचारियों का नैतिक उत्थान करना ताकि वे अपने आप को जन स्वामी की अपेक्षा जन सेवक समझें। प्रश्न नंबर 35 है पदोन्नति के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो पहले नंबर पर कह सकते हैं कि पदोन्नति अच्छे कार्य का पुरस्कार है। इसकी उम्मीद में लोक सेवक अपने कार्य को मेहनत, ईमानदारी और कार्यकुशलता से करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पदोन्नति मिल जाती है वे भी संतोष का अनुभव करते हैं। दूसरा, पदोन्नति कर्मचारी के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। यह कर्मचारी के लिए ऐसा आकर्षण है
जो उसमें आंतरिक भावनाएं प्रेरित करता है। तीसरा, पदोन्नति से प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ती है। इसका कारण यह है कि इसकी उम्मीद में कर्मचारी पूरी ईमानदारी और क्षमता से कार्य करते हैं। और चौथा है, पदोन्नति प्रशासन में योग्य और सक्षम कर्मचारियों को लाती है, क्योंकि उन्हें उच्च पद प्राप्त करने का अवसर दिखाई देता है। अथवा करके दूसरा प्रश्न है कि पदोन्नति के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि कर्मचारी द्वारा अपने कार्य को ठीक प्रकार से करने की पहचान देने के लिए, और दूसरा है संगठन और कर्मचारी की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, तीसरा है कर्मचारी में वफादारी और नैतिकता पैदा करने के लिए, और चौथा है कर्मचारी को संगठन में बनाए रखने के लिए, और पांचवा है कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए। ये इसके 5 उद्देश्य हैं। उसके बाद खंड जो द है वो निबंधात्मक प्रश्न वाला है, और 36 नंबर पर प्रश्न पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहले नंबर पर प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची तैयार करता है, जिसमें दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लिया जाता है। दूसरा, विभागों का बंटवारा करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के बाद प्रधानमंत्री का दूसरा काम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग सौंप सकता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद में फेरबदल करना। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, इसलिए वह अपने कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में किसी भी प्रकार का फेरबदल कर सकता है, जैसे नए मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है, मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है, और यदि कोई मंत्री उसके विचारों से सहमत न हो तो उसे राष्ट्रपति से हटवा सकता है। चौथा है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए तारीख निश्चित करता है, बैठकों की कार्य सूची तय करता है, और बैठकों में सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर देता है। पांचवा कार्य है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। समय समय पर मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उन निर्णयों के बारे में जो विचार प्रकट करता है उसकी जानकारी मंत्रिमंडल को देता है। अगला है राष्ट्रपति का सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है। वास्तव में संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति को उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए की गई है। अतः यदि राष्ट्रपति को शासन के बारे में कोई सलाह लेनी हो तो वह प्रधानमंत्री से ऐसी सलाह ले सकता है। सातवां है नियुक्ति संबंधी कार्य। वैसे तो संविधान के अनुसार सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आदि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता है, बल्कि वह उन्हीं व्यक्तियों, उन्हीं लोगों को नियुक्त करता है जिन्हें प्रधानमंत्री चाहता है। और 8वें नंबर पर हम कह सकते हैं कि बहुमत दल का नेता। राष्ट्रपति उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है। अतः बहुमत दल के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री को अनेक काम करने पड़ते हैं, जैसे उसे हर समय अपने दल को बहुमत में रखना पड़ता है, क्योंकि वह तभी तक प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत बना रहता है। अथवा करके दूसरा प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियां, और दूसरा है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियां हैं, इन शक्तियों को आगे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियों में पहले नंबर पर है संविधान के अनुसार देश की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा, राष्ट्रपति देश के बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त करता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आदि।
चौथा है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। विधायी कार्यों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पहले नंबर पर राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम संसद का अधिवेशन बुलाना होता है। उसे एक साल में कम से कम 2 बार संसद का अधिवेशन बुलाना पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि संसद के पहले अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी राष्ट्रपति जब चाहे संसद का अधिवेशन बुला सकता है। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। तीसरा, संसद द्वारा पास किया गया कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। और अगला है चौथा, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग कर सकता है, लेकिन वह ऐसा केवल तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री उसे ऐसा करने की सलाह दे। तीसरा जो सी है वो है वित्तीय शक्तियाँ, और वित्तीय शक्तियों में पहले नंबर पर है कि राष्ट्रपति हर साल देश का बजट तैयार करवाता है, जिसमें अगले साल के लिए सरकार की आय और व्यय का वर्णन होता है। दूसरा, कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति देश की संचित निधि पर नियंत्रण रखता है। और चौथा है राष्ट्रपति देश की आकस्मिक निधि पर भी नियंत्रण रखता है। यदि सरकार को अचानक कोई खर्चा करना पड़ जाए तो राष्ट्रपति इस निधि से पैसा निकाल कर देता है। न्यायिक शक्तियों में पहले नंबर पर है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा है यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा दे दी हो तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है या सजा को माफ कर सकता है, ऐसा संविधान की धारा 72 में कहा गया है। तीसरा है यदि किसी मामले में कानून का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। तो जर्मनी के संविधान की तरह भारत के राष्ट्रपति को भी संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। ये 3 हैं। इसमें पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकटकाल, धारा 352 है ये। इस धारा में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या देश के किसी भाग को खतरा है तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। दूसरा है राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर संकट काल, धारा 356। इस धारा में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह उस राज्य के राज्यपाल के कहने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्यपाल राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है और वह केंद्र सरकार के कहने पर उस राज्य का शासन चलाने लग जाता है। तीसरा है वित्तीय संकटकाल, धारा 360। इस धारा में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश धन संबंधी मामलों में कमजोर हो गया है तो वह वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। अब तक इस प्रकार के संकट काल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 37 है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पहले नंबर पर है क। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से अभिप्राय उन मामलों या उन मुकदमों से है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। उन्हें किसी छोटी अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित मुकदमों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। पहला है केंद्र सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच पैदा होने वाले झगड़े। दूसरा है ऐसे झगड़े जिनमें केंद्र सरकार और कुछ राज्य एक तरफ हों और कुछ राज्य दूसरी तरफ हों। तीसरा है 2 राज्यों के बीच पैदा होने वाले ऐसे झगड़े जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो। और तीसरा है यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो वे धारा 32 के तहत उनकी रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, निषेध लेख।
और पांचवा है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई झगड़ा हो जाता है तो ऐसे झगड़ों को भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से अभिप्राय ऐसे मुकदमों से है जो अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह उस निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। निम्नलिखित मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहला है, यदि किसी मुकदमे में निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय यह लिख कर दे दे कि मुकदमा संविधान की व्याख्या का है तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा, यदि निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया हो लेकिन उच्च न्यायालय ने उसी मुकदमे में उसी व्यक्ति को मौत की सजा दे दी हो तो ऐसे मुकदमे की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और तीसरा है, यदि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में चल रही किसी मुकदमे को अपने पास मंगवाकर अपराधी को मौत की सजा दे दी हो तो ऐसे मुकदमे की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और चौथा है, यदि किसी फौजदारी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपने आप लिख कर दे दे कि इस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन ये फौजदारी मुकदमा है। उसके बाद है दीवानी मुकदमे। केवल उन्हीं दीवानी मुकदमों में उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय यह लिख कर दे दे कि मामला सार्वजनिक हित का है और उसमें कानून का प्रश्न निहित हो। ग है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। संविधान की धारा 143 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को किसी कानूनी मामले में कोई सलाह लेनी हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी सलाह ले सकता है, लेकिन यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा यह बात भी बताने योग्य है कि राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अथवा करके है, अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा आप कर सकते हैं। दूसरा है, उच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उच्च न्यायालय का जो पहला है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से प्राय उन मुकदमों से या मामलों से है जिन्हें सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उन्हें किसी निचली अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित मुकदमों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उसमें पहला है, यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो वे धारा 226 के तहत उनकी रक्षा के लिए सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, निषेध लेख आदि। दूसरा है विवाह, तलाक, वसीयत, न्यायालय का अपमान जैसे मुकदमे भी सीधे उच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। और तीसरा है चुनाव संबंधी झगड़े भी सीधे उच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से अभिप्राय ऐसे मुकदमों से है जो अपील के रूप में उच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह उस निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है। निम्नलिखित मामलों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहला है, यदि किसी मुकदमे में 5,000 रुपये या इससे ज़्यादा की राशि का प्रश्न हो। दूसरा है, यदि किसी मुकदमे में निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दे दी हो तो ऐसे मुकदमे की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और तीसरा है, यदि किसी मुकदमे में निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दे दी हो तो ऐसे मुकदमे की अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा है, जो मेन काम है वो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है। इस शक्ति के द्वारा उच्च न्यायालय इस बात की जांच करता है कि राज्य की विधानपालिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वे संविधान के अनुसार है या नहीं, और यदि वे संविधान के अनुसार नहीं होते तो न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर लास्ट है 38, पंचायती राज की त्रुटियों या कमियों का वर्णन करो। तो पहला हम कहेंगे कि अशिक्षा, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं इसलिए पंचायत के सदस्य भी अनपढ़ होते हैं। बहुत सी पंचायतें तो ऐसी हैं जिनके सरपंच भी अनपढ़ हैं। इन अनपढ़ लोगों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए गांव के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता। गांव में जात पात की भावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
पंचायतों के चुनाव भी जात पात के नाम पर लड़े जाते हैं। यहाँ तक कि गांव में जो विकास कार्य किए जाते हैं वे भी जात पात के आधार पर किए जाते हैं। तीसरा है गुटबाजी। गांव के लोग धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अनेक गुटों में बटे होते हैं। ये गुट भी पंचायतों को ठीक प्रकार से काम नहीं करने देते हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप। यह भी देखने में आया है कि वर्तमान समय में राजनीतिक दल ग्राम पंचायतों के कार्यों में अनुचित रूप से दखलंदाजी करते हैं। वित्तीय सहायता देते समय भी राजनीति की जाती है। जिन पंचायतों में सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जबकि जिन ग्राम पंचायतों में विरोधी दल के सदस्य होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पांचवा है धन का अभाव। ज़्यादातर पंचायतों के पास अपनी आय के साधन बहुत कम हैं। आय के साधन कम होने के कारण वे गांव के विकास के लिए काम नहीं कर पाती हैं। छठा है गरीबी। गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। ये गरीब लोग टैक्स नहीं दे सकते हैं और न ही ग्राम पंचायत इन लोगों पर कर लगा सकती है। इससे भी ग्राम पंचायत की आय कम होती है। सातवां है अयोग्य और लापरवाह सरकारी कर्मचारी। पंचायती राज के दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं वे प्रायः अयोग्य, लापरवाह और भ्रष्ट होते हैं। इनको वेतन भी कम मिलता है, इसलिए ऐसे कर्मचारी गांव के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। आठवां है ग्राम सभा का प्रभावहीन होना। ग्राम सभा पंचायती राज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और पंचायती राज की सफलता काफ़ी हद तक इस संस्था की सक्रियता पर निर्भर करती है। लेकिन दुख की बात है कि यह संस्था नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई है। ना तो इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं और ना ही गांव के सभी लोग इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। अथवा करके है दूसरा प्रश्न, पंचायती राज की त्रुटियों को दूर करने के लिए सुझावों का वर्णन कीजिए। तो पहले नंबर पर शिक्षा का प्रसार। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए शिक्षा जरूरी कर दी जानी चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो पढ़े लिखे हों। उसके बाद सदस्यों को प्रशिक्षण। पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को इनकी कार्य प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभा सके और गांव के विकास में के लिए उचित फैसले ले सके। अगला है पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी योग्य और ईमानदार होने चाहिए। चौथा है पंचायती राज संस्थाओं को अपने कामों को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पांचवा है राज्य सरकार को चाहिए कि वह इन संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे ताकि ये संस्थाएं ग्रामीण विकास के कामों को ठीक प्रकार से कर सकें। छठा है सरकार को इन संस्थाओं पर नियंत्रण न रखकर मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। सातवां है पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आठवां है ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए तथा बैठक की सूचना गांव के सभी लोगों को पहले से ही दे देनी चाहिए ताकि सभी लोग बैठक में भाग ले सकें। और पांचवा है पंचायती राज संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी जानी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।